Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdul Rahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to continue the adrenals or adrenal cortical hormones की discussion करेंगे और फिर उसके साथ आपकी बुक का एक short topic है gut और उसकी दो important secretions, इनको भी इस session में इंशाल्लाह ताला complete करेंगे. तो details board पे देखते हैं. जी students, adrenal cortex. मैं आपको रिवाइज करवाता चलूं कि एड्रिनल्स क्या हैं. बुनियादी तौर पे वो ग्लैंड्स जो हमारे किडनीज के बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे मौजूद हैं और फिर फर्दर उन ग्लैंड्स को जब हम क्रॉस सेक्शन में देख रहे हैं तो हमें पता चलता है कि बैरूनी हिस्सा इसका एड्रिनल कॉर्टेक्स है, अंदरूनी हिस्सा इसका एड्रिनल मेडुला कहलाता है. एड्रिनल मेडुला की सिक्रीशंस एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन ये हम पढ़ के आ चुके हैं प्रीवियस सेशन में. इस सेशन में स्टूडेंट्स हम कंटिन्यू करेंगे विद द एड्रिनल कॉर्टेक्स. एड्रिनल कॉर्टेक्स की अपनी स्पेशलाइज सिक्रीशंस हैं, लेकिन सिक्रीशन समझाने से पहले मैं चाह रहा हूं कि हम इसकी थोड़ी सी मजीद डेप्थ में जाएं कि जब हम इसकी एनाटॉमी को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि द कॉर्टेक्स इज फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू 3 डिफरेंट लेयर्स और 3 डिफरेंट रीजन्स. और इन रीजन्स के नाम स्टूडेंट्स जरूर याद रखिएगा, इसी मुनासबत से आपको सिक्रीशंस याद रखने में भी आसानी रहेगी. द टॉप मोस्ट लेयर इज नोन एज जोना ग्लोमेरुलोसा, जो बुनियादी तौर पर इसका मतलब क्या है कि ग्लोमेरुलोसा वाली जोन या एरिया. ऑलराइट, फिर इसी तरह फेसिक्यूलेटा और रेटिक्युलरिस, इनकी रिस्पेक्टिव सिक्रीशंस क्या है. द फर्स्ट लेयर इज सिक्रीटिंग एल्डोस्टेरोन, दैट इज द प्रिंसिपल मिनरलोकॉर्टिकॉइड विद इन द ह्यूमन बॉडी और इन द मेमिलियन बॉडी. फेसिक्यूलेटा रिलीजेस कॉर्टिसोल, दैट इज द प्रिंसिपल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और इसके साथ ही साथ कॉर्टिकोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा है थोड़ी मिकदार के अंदर. और फिर रेटिक्युलरिस इज प्रोड्यूसिंग एंड्रोजेंस which are related to the genders or the sexes. All right, इसी वजह से हम इसको एंड्रो का नाम दे रहे हैं कि ये एंड्रोजन हार्मोन्स हैं. All right students, अब स्टूडेंट्स ये बात समझने वाली है कि जब एड्रिनल कॉर्टेक्स की हम बात करते हैं तो आप एक चीज पढ़ के आ चुके हुए हैं एडिनो हाइपोफिसिस जब हम पढ़ रहे थे, यानी कि आपकी एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी. तो उसके अंदर एक सिक्रीशन हमने पढ़ी एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन. एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जब इसका नाम हम देखते हैं तो समझ के पढ़ा जाए तो एड्रिनोकॉर्टिको, तो इसका मतलब क्या है कि दिस पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिलीजिंग फैक्टर्स दैट विल प्रमोट द सिक्रीशन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स. और एड्रिनल कॉर्टेक्स की जो सिक्रीशंस हैं अभी मैंने आपको बताई हैं, दे कैन बी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एज वेल एज दे कैन बी मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. ये क्या होते हैं इनकी डिटेल भी अभी देखते हैं. और उसके साथ ही साथ एंड्रोजेंस पैदा हो रहे हैं. तो बुनियादी तौर पे आप इस पूरे टॉपिक के अंदर 4 मेजर सिक्रीशंस याद रखेंगे. द फर्स्ट वन विल बी एल्डोस्टेरोन, द सेकंड वन इज कॉर्टिसोल, द थर्ड वन इज कॉर्टिकोस्टेरोन एंड द फोर्थ वन आर द एंड्रोजेंस. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये 4 सिक्रीशंस हैं जो आपने ज़हन-नशीं कर लेनी है अपने बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, दैट आर रिलेटेड टू द एड्रिनल कॉर्टेक्स. ऑलराइट, अब अगर हम स्टिमुलेशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो स्टिमुलेशन के एतबार से एक इंतहाई आसान लेकिन उतना ही अहम पॉइंट, और वो क्या कि हाउ द एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन इज स्टिमुलेटेड इवन. तो इसके लिए ये बात याद रखें, एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस विद इन द ह्यूमन बॉडी. ऑलराइट, स्पेशली अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है या आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की कमी बॉडी के अंदर फील हो रही है या आपको बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है इवन, तो इन तमाम कंडीशंस को हम कहेंगे दीज आर द स्ट्रेस सिचुएशंस फॉर द ह्यूमन बॉडी. या ये भी पॉसिबल है कि खुदा न खास्ता कोई इन्फेक्शन हो चुका हो जिसकी वजह से बॉडी अपने आप को नॉर्मल फील ना कर पा रही हो, तो उस सूरत में फौरी तौर पे हाइपोथैलेमस डिटेक्शन करेगा और हाइपोथैलेमस फिर अपने रिलीजिंग फैक्टर्स भेजेगा एडिनो हाइपोफिसिस के पास और एंटीरियर पिट्यूटरी को कहेगा कि नाउ इट इज द टाइम टू प्रोड्यूस एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन. और फिर ये एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन्स ब्लड के साथ मिक्स होकर ट्रेवल करके आएंगे टुवर्ड्स द एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल कॉर्टेक्स को फिर कहेंगे कि नाउ यू मे प्रोड्यूस योर ओन सिक्रीशंस, जिनमें से हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, तो इसको याद किस तरह से रखेंगे स्टूडेंट्स आप कि हाउ इट इज स्टिमुलेटेड. एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात हो रही है. So stress stimulates the hypothalamus, which in turn stimulate anterior pituitary to produce adrenocorticotrophic hormone, and it travels to the adrenals. और फिर adrenals पहले नंबर पे पैदा करना शुरू कर रहे हैं आपका स्ट्रेस हार्मोन, या इसको हम एंटी स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं. दैट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इट इज नोन एज कॉर्टिसोल. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से ये बात याद रखिएगा कि अगर एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल या कॉर्टिकोस्टेरोन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आपके ज़हन में फौरन आ जाना चाहिए कि दे आर कंपोज्ड ऑफ स्टीरॉयड मॉलिक्यूल्स. और स्टीरॉयड मॉलिक्यूल्स के बैक एंड पे जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो रहा है दैट इज द कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल. ऑलराइट, अब
है क्या बुनियादी तौर पे कॉर्टिसोल? इट इज अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को स्टूडेंट्स आप आसानी से याद रखने के लिए एक लफ्ज ज़हन में रख लीजिएगा कि हाइपरग्लाइसेमिक नेचर हो सकती है इनकी। दे टेंड टू इंक्रीज द लेवल ऑफ द ग्लूकोज विद इन द ब्लड, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फंक्शंस क्या परफॉर्म कर रहा है कॉर्टिसोल आपकी बॉडीज के अंदर? इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बाय, यहां पे याद रखिएगा दो तरीके हैं जिसके जरिए कॉर्टिसोल आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल या ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर सकता है। द फर्स्ट वन इज ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अब ये तो स्टूडेंट्स आपके ज़हन में होना चाहिए कि एक मॉलिक्यूल है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन। ऑलराइट, डू नॉट मिक्स इट विद द ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन एक हार्मोन है। ग्लाइकोजन इज द रिजर्व ऑफ द ग्लूकोज दैट इज स्टोर्ड विद इन द लिवर एंड द मसल्स। ऑलराइट, तो कॉर्टिसोल क्या करेगा? इस ग्लाइकोजन को तोड़ना शुरू करेगा और आपके ब्लड के अंदर अवेलेबल ग्लूकोज की मिकदार बढ़ाना शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ क्या कर रहा है? ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम प्रोटियोलाइसिस। इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन से नए ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स पैदा करना शुरू कर देना। इस अमल को हम कहेंगे दिस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस, नए सिरे से ग्लूकोज की पैदावार। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद एक इंतहाई अहम चीज, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है ये हार्मोन, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज एंटागोनिस्ट टू द इंसुलिन एंड इट इज सिनर्जिस्ट टू द ग्लूकागॉन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो इट इज एंटागोनिस्ट टू द इंसुलिन बिकॉज इट इज कॉजिंग हाइपरग्लाइसीमिया, it is increasing the levels of the blood glucose. all right, फिर उसके साथ ही साथ एक important activity जो हम याद रख सकते हैं इसके हवाले से, it is that it is osteoclastic in nature. इसका मतलब क्या है? हड्डियों की कमजोरी का बायस बन सकती है इसकी ज्यादा पैदावार या इसकी ज्यादा एक्टिविटी। वो किस वजह से? स्टूडेंट्स ये भी सुन लें कि ये बाज औकात हड्डियों को डीमिनरलाइज करना शुरू हो जाता है। इस वजह से हम कहते हैं कि इट में प्रमोट ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको हम ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी के तौर पे याद रख सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद द सेकंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज कॉर्टिकोस्टेरॉन। जी स्टूडेंट्स, ये बात ज़हन में रखिएगा कि कॉर्टिकोस्टेरॉन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी है और एट द सेम टाइम मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी है, यानी कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल्स में भी इजाफा करेगा और उसके साथ ही साथ बहुत सारे मिनरल आयंस की होम्योस्टैटिक स्टेट को भी मेंटेन करने की कोशिश करेगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि द कॉर्टिकोस्टेरॉन is a dual corticoid. It is glucocorticoid as well as the mineralocorticoid at the same time. All right. फिर उसके बाद the most important secretion students, it is aldosterone that has been released by the adrenal cortex. Aldosterone, इसका नाम आपको कहीं ना कहीं सुना हुआ लग रहा होगा। स्टूडेंट्स, जब हम नेफ्रॉन के फंक्शंस पढ़ रहे थे तो उसके अंदर जब हम रोल ऑफ हार्मोन्स वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां पे इसका जिक्र कर चुके हुए हैं कि aldosterone is primarily responsible for the active uptake of sodium ions from the glomerular filtrate that is traveling within the nephron or the kidney tubules. all right, तो अब इसको जरा स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए कि ये है क्या। बुनियादी तौर पे एल्डोस्टेरॉन हमारा प्रिंसिपल मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। अब इस लिहाज से ये बात भी याद रखिएगा कि प्रिंसिपल मिनरलोकॉर्टिकॉइड सबसे ज्यादा सोडियम को कंजर्व करने में अपनी सारी की सारी फोर्स और सारी की सारी एनर्जी जो है वो सर्व कर रहा है या इस्तेमाल कर रहा है। ऑलराइट, अब स्टूडेंट समझने वाली बात यहां पे ये है कि इट कंजर्व सोडियम आयंस इन द ब्लड, और किस तरह से ये अमल मुकम्मल किया जा रहा है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम आयंस एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब यहां पे एक समझने वाली बात ये है कि अगर एल्डोस्टेरॉन सोडियम आयंस की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा तो सोल्यूट्स के पीछे साथ साथ पानी भी मूव करके ब्लड के अंदर आ जाएगा। इसकी वजह से स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता ब्लड प्रेशर में भी इजाफा हो जाता है। इस प्रोसेस को मजीद समझने के लिए एक मैकेनिज्म हमारे किडनीज के अंदर चल रहा होता है जिसे हम रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन साइकिल या रिएक्शन कह सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे इस ओवरऑल मैकेनिज्म से हो क्या रहा है? सोडियम आयंस की एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन यानी कि एक्टिव अपटेक, और पानी जो है वो साथ ही मूव करके ब्लड के अंदर आ रहा है, ब्लड प्रेशर में इजाफा हो रहा है, लेकिन एक खतरनाक काम भी साथ हो रहा है, और वो क्या है कि एल्डोस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस के तहत पोटेशियम आयंस को प्रोड्यूस किया जाता है विद इन द किडनी ट्यूब्यूल्स, या यूं कह सकते हैं कि नेफ्रॉन के जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल्स हैं वो पोटेशियम आयंस को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। सोडियम चूंकि ट्यूब्यूल से निकल के ब्लड में चला जाता है तो पोटेशियम जो है उसकी जगह पे ट्यूब्यूल्स के अंदर जा रहा होता है। इसका मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ब्लड में से पोटेशियम निकाल के तो किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या अल्टीमेटली यूरिन का हिस्सा बनाया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एल्डोस्टेरॉन में प्रमोट हाइपोकैलीमिया,
यानी कि पोटेशियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन में आहिस्ता आहिस्ता कमी करता हुआ ये हार्मोन हमें नजर आ सकता है। ऑलराइट, so it increases blood pressure and can lead to hypokalemia by secreting potassium ions into the kidney tubules. Alright students, these are the important functions जो आपने याद रखने हैं। फिर उसके साथ जो अहम चीज हर हार्मोन के साथ हम रिलेट करते हैं कि अगर कहीं किसी ग्लैंड में से कोई ओवर एक्टिविटी नजर आ रही है या अंडर एक्टिविटी नजर आ रही है तो उसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां या कौन कौन सी अलामात के जरिए आप चेक कर सकते हैं कि बॉडी का कोई पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं खराबी का शिकार हो चुका हुआ है। तो यहां पे स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं अंडर सिक्रीशन, यानी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स की अपनी खराबी और उसकी वजह से उसकी जो प्रोडक्शन है, जो हार्मोन्स उसने पैदा करने हैं, उनकी मिकदार में कमी होती चली जाए। ऑलराइट, यहां पे याद रखने वाली चीज स्टूडेंट्स क्या है? एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स का जिक्र हम पहले भी कर चुके हुए हैं, जहां पे हमने मेलानोफोर या मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन पढ़ा था, वहां पे भी इसका जिक्र आ चुका हुआ है। एडिसन्स डिजीज इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आपके अपने ही व्हाइट ब्लड सेल्स एड्रिनल कॉर्टेक्स के सेल्स को तबाह कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ? एड्रिनल कॉर्टेक्स तो तबाह हो गया। एड्रिनल कॉर्टेक्स जब खुद ही मौजूद नहीं तो इसकी सिक्रीशन आहिस्ता आहिस्ता कम होते हुए बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, और इसकी सिक्रीशन खत्म होते साथ ही जो खराबी स्टूडेंट्स हमें नजर आ रही है वो क्या है कि ओवरऑल बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं वो कमजोरी का शिकार होना शुरू हो जाएंगे। और ना सिर्फ ये कि मसल्स कमजोरी का शिकार हो रहे हैं, बल्कि उसके साथ ही साथ जो खतरनाक पहलू है इसका वो ये है कि बॉडी की जो एबिलिटी है स्ट्रेस सिचुएशंस को फेस करने की, सर्दी को, भूख को या और किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन को फेस करने की या उसके खिलाफ मुकाबला करने की जो सलाहियत आपके पास मौजूद है, जब एड्रिनल कॉर्टेक्स नहीं होगा तो उसकी सिक्रीशंस भी नहीं होंगी, तो फिर वो ऑर्गेनिज्म एड्रिनल कॉर्टेक्स की एब्सेंस में किसी किस्म की स्ट्रेस सिचुएशन को फेस नहीं कर सकेगा, और खुदा न खास्ता समटाइम्स इसके एड्रिनल फेलियर की वजह से डेथ भी हो सकती है। ऑलराइट, तो इस वजह से एड्रिनल कॉर्टेक्स प्लेज अ क्रिटिकल रोल इवन इन लाइफ सेविंग सिक्रीशंस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आप इसको पॉइंट्स में किस तरह से याद रखेंगे? डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स ड्यू टू ऑटोइम्यून डिसऑर्डर लीड टू जनरल मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, weakness of muscle action, loss of salts and ability to withstand stress situations is lost। और वो वाली स्ट्रेस सिचुएशंस जिसमें नॉर्मल कंडीशन में हम बिल्कुल ही बॉदर नहीं कर रहे होते, हम उसको स्ट्रेस समझ भी नहीं रहे होते, लेकिन हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स खुद से ही बहुत सारे मसाइल का हल निकाल रहा होता है। अगर खुदा न खास्ता इसकी सिक्रीशंस नहीं होंगी तो बॉडी ओवरऑल, बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम, बॉडी की जो स्ट्रेस को फेस करने की एबिलिटी है वो नहीं रहेगी, काम सही नहीं होगा, बॉडी कोलैप्स कर जाएगी और अल्टीमेटली डेथ पॉसिबल है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज व्हेन एड्रिनल सिक्रीशंस आर एब्सेंट। और अगर कहीं ओवर एक्टिविटी होती नजर आ रही है तो उस केस में आप याद रखेंगे कुशन्स सिंड्रोम या कुशिंग्स डिजीज। जी स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज कुशिंग्स डिजीज? यहां पे बुनियादी तौर पे हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं? ओवर एक्टिविटी, यानी कि अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स जरूरत से ज्यादा हार्मोन्स पैदा करना शुरू हो जाए तो उस सूरत में क्या किया जाएगा? यहां पे स्टूडेंट समझ लें, टू मच कॉर्टिकल हार्मोन्स स्पेशली कॉर्टिसोल की सिक्रीशन में इजाफा हो रहा है, एक्सेसिव प्रोटीन ब्रेक डाउन रिजल्टिंग मस्कुलर एंड बोन वीकनेस। इसका मतलब क्या है कि कॉर्टिसोल की ओवर सिक्रीशन का डायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर हो रहा है? प्रोटीन ब्रेकडाउन के ऊपर और बोन रिजॉर्प्शन के ऊपर। और फिर क्या होगा? हाई ब्लड शुगर। यहां पे ये बात याद रखें, इसको हम नॉर्मल डायबिटीज से अलहदा करने के लिए एड्रिनल डायबिटीज का नाम दे सकते हैं कि अगर कॉर्टिसोल की ओवर एक्टिविटी की वजह से, क्योंकि आगाज में हमने क्या कहा था इसको कि इट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, तो इसका मतलब है कि ये ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा कर रहा है। तो यहां पे स्टूडेंट समझने वाली बात यह है कि अगर एड्रिनल खराबी की वजह से बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल्स बढ़ रहे हैं तो हम इसको एड्रिनल डायबिटीज का नाम दे सकते हैं, जस्ट टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द अदर डायबिटीज। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद लास्ट सिक्रीशन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, दीज आर एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस का स्टूडेंट्स बुनियादी तौर पे ये समझने वाला नुक्ता है कि ये सिक्रीट तो मेल्स और फीमेल्स दोनों में हो रहे होते हैं, ऑलराइट, लेकिन ज्यादा क्रिटिकल रोल ये प्ले कर रहे हैं विद इन द मेल्स। और मेल्स के अंदर इंपॉर्टेंस इनकी कहां पे है? स्पेशली जहां पे सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर होना शुरू होते हैं, यानी कि जैसे ही मेल बॉडी प्यूबर्टी की जानिब जाना शुरू होती है, आप बालिग होना शुरू होते हैं, तो फौरी तौर पे आवाज का भारी हो जाना और फिर उसके साथ ही साथ बॉडी के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर हेयर ग्रोथ का बढ़ जाना, ये वाली एक्टिविटीज जो है एंड्रोजेंस रेगुलेट कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर ये देखा जाए कि ह्यूमन बॉडीज के अंदर अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स के इनर साइड पे कहीं किसी गड़बड़ की वजह से, किसी म्यूटेशन की वजह से
ट्यूमर बन जाए तो उस सूरत में एड्रिनल कॉर्टिकल सेल्स जरूरत से ज्यादा एंड्रोजन्स बनाना शुरू कर देंगे। अगर जरूरत से ज्यादा एंड्रोजन्स पैदा हो, स्पेशली इन केस ऑफ फीमेल्स, तो फिर क्या होगा, दे मे डेवलप फेशियल हेयर्स। और इस तरह की फीमेल्स हमारी सोसाइटी में बाज़ औक़ात नजर आ रही होती हैं कि जिनकी कहीं ना कहीं किसी मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस की वजह से या किसी ना किसी हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से चिन के ऊपर या यहाँ पे जॉ लाइन के साथ साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेयर ग्रोथ ऑब्जर्व की जा सकती है। सो दिस इज ड्यू टू ओवर सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स इन फीमेल्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स के हवाले से। इसके साथ स्टूडेंट्स मैं मिला रहा हूं आपकी गट की सिक्रीशंस। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द सिक्रीशन ऑफ द गट, या इस तरह से पूछा जा सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन द एक्टिविटी ऑफ सिक्रीटिन एंड गैस्ट्रिन। तो इस चीज को हम चैप्टर नंबर 12 के अंदर पार्ट 1 में पहले पढ़ के आ चुके हुए हैं, लेकिन यहां पे बस इसको टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे ताकि आपको मेन पॉइंट्स याद रहें और इनकी एक्टिविटी याद रखने में आसानी हो। जी स्टूडेंट्स, नाउ गट बुनियादी तौर पे है क्या, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब कुछ किताबों में यह भी लिखा हुआ है कि 30 से ज्यादा हिस्से हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के कि जो एंडोक्राइन सिक्रीशंस पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन हम उनमें से सिर्फ ये 2 मेन सिक्रीशंस की बात करेंगे स्टूडेंट्स। द फर्स्ट वन इज गैस्ट्रिन। ऑलराइट, अब जो गैस्ट्रिन है इसके नाम से आप इसको याद रखें कि इट इज रिलेटेड टू योर स्टमक। ऑलराइट, और फिर स्टमक का जो आखिरी हिस्सा है जिसे हम पाइलोरिक रीजन कहते हैं या एंट्रम भी कुछ किताबों में इसका नाम है, वहां पे स्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद होते हैं, दैट आर नोन एज जी सेल्स। ये जी सेल्स पैदा करते हैं गैस्ट्रिन। ऑलराइट, और गैस्ट्रिन की स्टिमुलेशन कहां से आ रही है स्टूडेंट्स, उस पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन फूड से जो पहले से आपके मैदे के अंदर मौजूद है, और फिर ये क्या करेगा, गैस्ट्रिक जूस की पैदावार को बढ़ाएगा। आपको याद होना चाहिए कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर 2 मेजर सिक्रीशंस हैं स्टूडेंट्स, एक आपका HCl, ऑलराइट, और दूसरा आपका पेप्सिनोजन, जिसको बाद में पेप्सिन में कन्वर्ट कर लिया जाता है, और फिर इसकी मदद से प्रोटीन्स की पार्शियल डाइजेशन को कंप्लीट किया जाता है विद इन द स्टमक। ऑलराइट, तो आप इसको जब पॉइंट्स में याद रखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट्स, गैस्ट्रिन इज प्रोड्यूस्ड बाय म्यूकोसा ऑफ द पाइलोरिक रीजन ऑफ द स्टमक, स्टिमुलेट गैस्ट्रिक जूस प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस्ड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन फूड। और ये बात भी याद रखिएगा कि आमतौर पे हम मुकम्मल हाजमे का जिम्मेदार स्टमक को ठहरा देते हैं। स्टमक इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन्स की डाइजेशन कर रहा है और वो भी मुकम्मल नहीं हो रही। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन द सेकंड सिक्रीशन इज सिक्रीटिन। अब सिक्रीटिन स्टूडेंट्स एक ऐसा हार्मोन जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग से पैदा हो रहा है फ्रॉम स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज एस सेल्स। एस सेल्स ही सिक्रीटिन को पैदा कर रहे हैं। जैसे ही आपके पाइलोरिक स्फिंक्टर्स थोड़े से डायलेट होते हैं या रिलैक्स होते हैं, तो वो सेमी या पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो सेमी सॉलिड फॉर्म में हमें नजर आ रहा है कायम की शक्ल में, ड्यूडेनम की वॉल को टच करेगा, और ड्यूडेनम की वॉल को जैसे ही ये टच करेगा तो फौरन सिक्रीटिन एक्टिवेट हो जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। और इसकी सिक्रीशन का बुनियादी मकसद क्या है कि एक तरफ से तो ये पेंक्रियाज को जाके स्टिमुलेट करता है कि पेंक्रियाज फौरी तौर पे पेंक्रियाटिक जूस बनाना शुरू कर दे जिसके अंदर बहुत सारी एंजाइमेटिक सिक्रीशंस मौजूद हैं, और तो और चूंकि एसिडिक फूड आ रहा है तो ये साथ ही लिवर के अंदर मौजूद आपके गाल ब्लैडर को भी एक्टिवेट करता है कि वो बाइल जूस पैदा करे और उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज किया जा सके, और फिर उसके बाद ड्यूडेनम के अंदर डाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स, इसको मुकम्मल किया जा सके। ऑलराइट स्टूडेंट्स, so secretin is produced from duodenum, stimulate pancreatic and bile juice production, released when acid food touches the lining of the duodenum. That's all for this session. Inshallah next session में next topic के साथ मुलाकात होगी।